चलिए, तो आज जो लेक्चर है हमारा वो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय न्याय संहिता। और इसमें हम डिस्कस करेंगे इसमें क्राइम क्या होता है ना, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या होते हैं, स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या होते हैं, और टेरिटोरियल ऑपरेशन जो है उसका हम भी तो ट्राई करेंगे उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लें यहाँ पे। ठीक है, सेक्शंस में क्या बदलाव हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, उसको थोड़ा सा समझेंगे। और बीएनएस लाया क्यों गया है इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे विद स्पेशल की आईपीसी के कंपैरिजन। ठीक है ना। तो सबसे पहले एक चीज हमें समझनी है यहाँ पे कि भाई बीएनएस को लाने की जरूरत क्या पड़ी, है ना। अगर बीएनएस को लाने की जरूरत का हम यहाँ पे देखें तो चार पांच चीजें हैं हम लोग जो है वो देख सकते हैं जिसकी वजह से बीएनएस को लाया गया। सबसे पहला कि भाई जो हमारे पास आईपीसी था, हालांकि ड्राफ्टेड बहुत अच्छे तरीके से था, वो बहुत वेरी वेल मैनर में ड्राफ्ट किया गया था उसको कि कम से कम 160 साल वो लॉ चला हमारा, है ना। और वो भी कुछ पॉलिटिक्स की वजह से, एक तरह से अगर मेरा देखा जाए तो पॉलिटिक्स की वजह से ज्यादातर चीजें इसमें चेंज की गई, अदरवाइज इतना ज्यादा चेंजेस कुछ नहीं किया हमने बीएनएस में, है ना। हमने कुछ अमेंडमेंट के जरिए भी हम उन चीजों को ठीक कर सकते थे, हालांकि वो अलग बात है। द पॉइंट इज कि यहाँ पे 160 साल पुराना हमारे पास एक कॉलोनियल लॉ था जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था। तो हमें कहा कि भाई न्यू इंडिया है, हमारा अपना भारत है, तो हमें अपने भारत के हिसाब से अपने लॉ को बनाने की जरूरत है। उन्होंने अपने माइंडसेट के हिसाब से बनाया था, तो हम अपने माइंडसेट हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने लॉ को बनाएंगे। ठीक है, तो हमने इस चीज को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला तो चेंज जो किया है लॉ को वो इसकी वजह से किया है। दूसरा है कि मॉडर्नाइजेशन करना था। मॉडर्नाइजेशन से यहाँ पे मतलब ये है कि भाई बहुत सारे जो लैंग्वेज यूज किए गए थे उसमें, है ना, उसको थोड़ा अपडेट करना था आज के टाइम के हिसाब से, है ना। उनका जो रिटन पैटर्न था उसको चेंज करना था, है ना। और जो सोशल रियलिटी है एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो अभी के टाइम में हो रहा है उसके हिसाब से जो है हम लोगों को इसके पूरे चीजों को चेंज करना था। ठीक है, मेन जो चेंजेस हुआ है हमारा आईपीसी से बीएनएस का वो इसलिए है कि बहुत सारे नए क्राइम, है ना, बहुत सारे नए क्राइम जो है वो सोसाइटी में आ गए थे, जिनको टैकल करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट लॉज बनाने पड़े थे, स्पेशल लॉज बनाने पड़े थे। तो स्पेशल लॉज हम बना रहे हैं, ठीक है, बट हमारे पास एक जनरल लॉज उसके लिए होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो है, जो हम इन सारी चीजों को हम लोग आईपीसी पे अंदर में अलग अलग जगहों पे हमें उसको मतलब जबरदस्ती फिट करके जो है वो उसका ट्रायल चलाना पड़ता था। कहने का मतलब ये, उसमें पनिशमेंट देनी पड़ती थी, इट्स अ काइंड ऑफ दैट, है ना। तो उस चीजों को हटाने के लिए हमने क्या चाहा कि कुछ नए नए जो क्राइम है उसको भी ऐड ऑन किया जाए, है ना। जैसे कि टेररिज्म के लिए हमने, हमारे पास एक स्पेशल लॉ था, तो वो उसके लिए हमारे पास कोई चीज ऐसी नहीं थी जो आईबीसी के अंदर में थी। ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए कोई ऑफेंस कोई टाइप का किसी लॉ में था ही नहीं, है ना। साइबर क्राइम के लिए हमने एक अलग एक्ट बना के रखा, आईटी एक्ट जो 2000 का है वो। ठीक है, और कुछ भी कुछ अदर सोशल एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस थे जो कि आप लोगों ने देखा, विजय माल्या, नीरव मोदी के जो ऑफेंसेस वगैरह रिलेटेड अगर हम बात करें तो उन चीजों को टैकल करने के लिए हमारे पास छोटे छोटे अलग अलग ऑफेंस मतलब एक्ट थे, इस चीज को हम स्पेशल लॉ बेसिकली हम कह सकते हैं, वो उनसे डील करते थे। बट एक कोई जनरल लॉ हमारे पास उसके लिए नहीं था। तो इस वजह से भी हमें जरूरत पड़ी कि हम जो है एक नया लॉ जो है वो बनाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि विक्टिम सेंट्रिक इसको बनाने की जरूरत थी। जो हमारा लॉ था वो पनिशमेंट की ज्यादा बात करता है ना, मतलब कि सजा कैसे दी जाएगी, है ना। लेकिन ये जो नया लॉ आया है ये विक्टिम सेंट्रिक है, विक्टिम के प्रोटेक्शन की बात करता है, उसको कंपनसेशन, उसके रिहेबिलिटेशन की बात करता है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट निकल के बेसिकली आया है कि हम लोग जो है अब पनिशमेंट पे तो बात करेंगे ही करेंगे जो पुराना लॉ हमारी बात करता था, बट हम जस्टिस की भी बात करेंगे कि जस्टिस कैसे सर्व किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, है ना। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने, हो सकता है यहाँ से आपका एक सवाल एग्जाम में बन जाए। ठीक है, कि सबसे पहले कि भाई ये जो लॉ है हमारा वो ज्यादा किस पे फोकस करता है, ये ज्यादा फोकस करता है जस्टिस पे। ठीक है, रादर देन पनिशमेंट पे। जस्टिस पे ज्यादा फोकस करता है, पनिशमेंट तो ऑब्वियस ही बात है, पनिशमेंट हमने बढ़ाई है, बहुत सारे में फाइन वगैरह बढ़ा है, बट हमारा मेन मोटिव यही है कि जस्टिस प्रोवाइड हो। ठीक है, और इसका जो की थीम है वो है सबके साथ समान व्यवहार। ये एग्जाम में हो सकता है पूछ ले कि जो तीनों क्रिमिनल लॉज हमारे लाए गए हैं उसमें जो मेन कंसेप्ट है वो यही है कि सबके साथ समान व्यवहार। ठीक है, ये मेनली हमारा इसका
ठीक है, हमारा इसका थीम है। ठीक है, और ये इंश्योर करता है, जैसे मैंने बताया कि भाई इनसे क्या होगा, तो ये इंश्योर करेगा कि विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस मिलेगा, जो विक्टिम है उसको न्याय मिलेगा। और बेसिकली जो इस न्यू लॉ का साउल मतलब कि जो आत्मा है इसकी, वो ये है न्याय, समानता और निष्पक्षता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये चीजें जो है कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई थीम क्या है जो नया लॉ हमारा है ना। तो सबके साथ समान व्यवहार, ये इसकी की थीम है। विक्टिम सेंट्रिक लॉ है, जस्टिस के बारे में ज्यादा बात करता है रादर देन पनिशमेंट। और ये जो न्यू लॉ है उसका सॉल है क्या, न्याय, समानता और निष्पक्षता। ठीक है, कब आया है, आई बिलीव आप सभी को मालूम है, क्योंकि जब आया था तो एकदम कोहराम समझ गया था। तो सबको पता ही है कि भाई 25 दिसंबर को ये फाइनली ड्राफ्ट होके जो है इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई थी, मतलब ड्राफ्ट होके लोकसभा और राज्यसभा से पास होके इसको प्रेसिडेंट की एसेंट 25 दिसंबर को मिल गई थी। तो 25 दिसंबर को ये इनेक्ट हो गया था। लेकिन इन फोर्स में क्या आया उसी दिन, आंसर इज नो। हमने 6 से 7 महीने का और टाइम दिया इसको, क्यों, क्योंकि ताकि लोगों को पता चल सके। तो ये कब आया है इन फोर्स में, है ना, 1 जुलाई 2024 से। अब इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो हमने आईपीसी में भी मतलब ध्यान रखी थी जब आईपीसी को इम्प्लीमेंट किया गया था, है ना, इन्फोर्स किया गया था, और हमने इसमें भी ध्यान रखी है। वो क्या है, वो ये है कि जो आईपीसी है हमारा, वो कब बना था, 6 अक्टूबर को, है ना, 1860 को बना था। ये इन्फोर्स में कब आया था, किसी को पता है, आईपीसी? 1 जनवरी 1860 को। 1862, है ना। जी सर। जी सर। तो कहने का मतलब ये है कि हमने आईपीसी को इतना टाइम क्यों लगाया इन्फोर्स कराने में। हम 6 अक्टूबर को बना था, 10 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, या नवंबर दिसंबर में कर सकते थे 1860 को ही। इतना टाइम हमने क्यों दिया? रीजन इज दैट कि जब लॉ अंग्रेजों ने उस टाइम बनाया था, तो उस टाइम में जो मुगल, क्योंकि मुगल सल्तनत खत्म हुई थी, तो मुगलों का जो है कानून बहुत जगह चलता था। और ये जो लॉ बना था हमारा, वो उन्हीं एरियाज पे एप्लीकेबल होता था जहाँ पे ब्रिटिश का कंट्रोल है ना। प्रिंसली स्टेट वगैरह उनका पे तो उनके लॉ चलते थे, बट ये जो लॉ था जहाँ पे अंग्रेजों का कंट्रोल था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वहां पे ये एप्लीकेबल होता था। तो अब वहां पे पहले से कोई लॉ जो चला आ रहा था, तो उसको हटा के एक नया लॉ हम लेकर आ रहे हैं, तो कम से कम पब्लिक को इसके बारे में पता होगा, तब ना वो इसको फॉलो करेगी। तो इसलिए हमने इतना टाइम लिया है, इज अ काइंड ऑफ प्रमोशन के लिए कह सकते हैं, कि हमने लोगों को पहले बताया कि देखिए हम नया लॉ ला रहे हैं, आज के बाद से इसके हिसाब से आपके जो एक्ट हैं उनको पनिश किया जाएगा, इसके हिसाब से आपको सजा मिलेगी। ठीक है, उसमें एक चीज और भी था आपका, कि जो हमारा आईपीसी है उसको हम लोग 3 तरीके से उसके जो इन सॉरी उसके जो एप्लीकेशन है उसको हम देख सकते हैं। एक पीरियड आएगा आपका 1860 से, या कह लें 1862 से, जब से ये इन्फोर्स हुआ है आपका, जब हमारा देश आजाद हुआ, है ना, 1947। ठीक है, एक आएगा हमारा 1947 से आपका 2019, और एक आएगा हमारा 2019 से 2023। ठीक है, ये जो डेट थी 47 तक की, इसमें आईपीसी हमारा पाकिस्तान वगैरह, बांग्लादेश जो है आज का टाइम में, सब पे एप्लीकेबल होता था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वाला है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर भी, क्योंकि उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर भी हमारे पोजीशन में। ठीक है, जो भी एरिया, उसके बाद 1947 के बाद कौन सा एरिया आ गया, 1947 के बाद हमारा हमने चेंज मतलब किया कि भाई जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, देन फिर 2019 में फिर चेंज हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल हो। हालांकि एक चीज आप नोटिस करेंगे, अभी हम लोग उसको आगे डिस्कस भी करेंगे, कि बीएनएस का जो बेयर एक्ट आप पढ़ेंगे, अगर किसी के पास बेयर एक्ट होगा तो देखिएगा कहीं पर भी उसमें सेक्शन 1 जो है, सेक्शन 1 जो है शायद यहाँ पर जो डिफिनेशन क्लाउज है, या उसका जो सेक्शन 1 है, उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि दिस एक्ट अप्लीकेबल टू, क्या कहते हैं उसको, जो था ना उसमें, लाइक दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड लाइक बीएनएस, और ये जो है एक्सटेंड टू दी होल ऑफ इंडिया। देखिए तो किसी के पास बेयर एक्ट है, मेरे पास नहीं, किसी के पास बेयर एक्ट है, देखिए तो लिखा है कहीं पर ये वर्ड ऐसा, सर नहीं लिखा है। बीएन
नहीं सर लिखा नहीं है ना? राइट ये क्या हुआ? हाँ, नहीं सर। नहीं नो लिखा, सर। नहीं लिखा ना। रीजन इज दैट, क्यों नहीं लिखा भैया हमने? क्योंकि ये जो बीएनएस है हमारा, वो हमारे इंडिया पे भी एप्लीकेबल होगा और इंडिया के बाहर भी एप्लीकेबल होगा, टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। तो ये जो लैंग्वेज पहले हमने लिखी थी, है ना, इसकी अब कोई अहमियत ही नहीं है। क्यों अहमियत नहीं है भाई? क्योंकि भाई हम कह रहे हैं एक तरह से कि इंडिया पे भी एप्लीकेबल होगा, इंडिया के बाहर भी एप्लीकेबल होगा। जो लोगों के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल होता है, मतलब कि कोई इंडियन सिटीजन है, वो बाहर जाके क्राइम कर देगा तो भी उसके ऊपर बीएनएस एप्लीकेबल होगा, है ना। कोई बाहर का बंदा है, बाहर में कोई इंडियन शिप है, उस पर क्राइम कर देगा तो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो कहने का मतलब फिर उस लैंग्वेज का कोई मतलब ही नहीं रहा कि भाई दिस एक्ट, क्या बोलते हैं, एक्सटेंड टू दी होल ऑफ इंडिया। कोई मतलब नहीं रहा ना, क्योंकि भाई ये एक्ट सिर्फ इंडिया तक एक्सटेंडेबल नहीं है, ये इंडिया से बाहर भी जाता है इसका एप्लीकेशन। तो इसलिए हमने वो वर्ड ही को पूरा वहां से हटा दिया। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। तो क्या कह रहा था मैं कि भाई ये जो हमारा एक्ट है बेसिकली, जैसे से यस, हाँ, ये जो एक्ट है हमारा वो कब आया? 25 दिसंबर को इनेक्ट हुआ 2023 को, और ये इन्फोर्स में आया 1 जुलाई 2024। ये डेट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेम चीज आपको आईपीसी की भी याद रखनी है कि 6 अक्टूबर 1860 को ये इनेक्ट हुआ, है ना, और 1 जनवरी 1862 को जो है आपका इन्फोर्स हो गया। जस्ट सेकेंड। उसके बाद प्रियम्बल, इसका जो सेम बातें हैं आपकी आईपीसी में जो बातें कही जाती थी, सेम बातें यहाँ पे इसका प्रियम्बल भी यही कहता है ना। क्या करता है ये कि एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू द ऑफेंस एंड फॉर द मैटर कनेक्टेड देयरविथ और इंसिडेंट देयरटू। भाई कंसोलिडेट करेगा और अमेंड करेगा, मतलब क्या है ये कि जो भी लॉज थे हमारे पास जो क्रिमिनल नेचर से रिलेटेड चीजों को से डील करते थे, उन सब को हमने इकट्ठा किया एक जगह पर, और उन सब को हमने अमेंड किया चेंजेस के हिसाब से जो जरूरत हमें पड़ी, और फिर हमने उसको लाके एक संहिता बना दिया, एक कोड बना दिया। क्योंकि पहले इसका क्या नाम था? इंडियन पेनल कोड, है ना। मतलब कि कोड क्या होता है कि जिसमें एक पर्टिकुलर जो फील्ड है उसके सारे ऑफेंसेस सारे उसमें डील किए रहते हैं, है ना। एक्ट क्या होता है? एक्ट बेसिकली किसी स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑफेंस से डील करता है, लेकिन कोड क्या करता है? उस एरिया के जितने भी ऑफेंसेस हैं सबको सबको लेके चलता है वो बेसिकली, है ना। तो ये बेसिकली इसमें आपको ध्यान रखना है किसने लाया था। तो अमित शाह इसको इंट्रोड्यूस किए थे। कहाँ से बिलोंग करते? तो होम मिनिस्ट्री से, है ना। यही अगर हम बीएनएस आईपीसी की बात करें तो क्या है? आईपीसी कौन लेके आया था? लॉर्ड मैकॉले, है ना। लॉर्ड मैकॉले साहब लेके आए थे, और इनके साथ 3 लोग और थे जो कमीशन के मेंबर थे बेसिकली। और आईपीसी को बनाने का काम जो है या बनाने की पावर जो है कहाँ से मिलती है? चार्टर एक्ट से मिलती थी। क्योंकि एक चार्टर एक्ट बना था ब्रिटिशर्स के द्वारा उनकी पार्लियामेंट में, और उन पार्लियामेंट उस एक्ट के थ्रू ब्रिटिशर्स को ये पावर थी कि भाई वो इंडिया के लिए लॉ बना सके, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भाई लॉर्ड मैकॉले ने आईपीसी ड्राफ्ट की थी, आईपीसी बनाया था, और बहुत बेहतरीन ड्राफ्ट की थी। मतलब बहुत आगे की सोच की अगर हम कहें यहाँ पे, तो बहुत आगे की सोच के उन्होंने आईपीसी को ड्राफ्ट किया था। एक एक चीज बड़ी अच्छे तरीके से उसमें मेंशन की गई थी कि भाई किस ऑफेंस में इंटेंशन की जरूरत है, किस ऑफेंस में इंटेंशन की जरूरत नहीं। इंटेंशन होगी तो कैसी होगी? डिसऑनेस्टली होगी, फ्रॉडुलेंटली होगी, है ना। किस तरीके की इंटेंशन होगी? हर्ट क्या कि कितने तक के आप एक्ट करेंगे, सामने वाले को इंजरी करेंगे तो हर्ट में आएगा, कितने तक क्या क्या चीजें करेंगे तो ग्रीवियस हर्ट में आएगा, है ना। कहने का मतलब है ड्राफ्ट जो था ना आईपीसी का वो बड़ा बेहतरीन अगर हम कहें तो लॉर्ड मैकॉले साहब ने किया था। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी किसी भी ऑफेंस को मतलब कहने का मतलब किसी ऑफेंस में ट्रायल चला के उसमें लोगों को पनिशमेंट देने में कि भाई हाँ क्या वैसा ही ऑफेंस उस आदमी ने किया या नहीं किया, इस चीज़ों को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा एक ब्रीफ चीज़ें हैं जो आप लोग को, जो बातें हैं जो आप लोग को ध्यान रखनी है। एक शॉर्ट में अगर देखें तो मेजर चेंजेस क्या हुए हैं अगर आईपीसी और बीएनएस में, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 2 बार बीएनएस को लाया गया है पार्लियामेंट। पहला जो वर्जन था उसको हमने विड्रॉ कर लिया, फिर बाद में दूसरा वर्जन आया। तो आप लोग कभी कभी देखिएगा बिल में तो सेकंड लिखा हुआ आएगा,
है ना, बिल का जो सेकंड फॉर्म, तो जो सेकंड वाला फॉर्म था वो मतलब बीएनएस का हो चाहे बीएनएसएस हो चाहे वो आपका बीएसए हो, सबका सेकंड वाला जो आपका बिल था वो पास हुआ था पार्लियामेंट से। पहले वाले को हमने विड्रॉ कर लिया था क्योंकि पार्लियामेंट की जो कमेटी थी उसने बोला कि भाई बहुत सारे चेंजेस करने हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे रिकमेंडेशन आए थे, तो हमने कहा कि भाई सारे रिकमेंडेशन वगैरह जो भी हैं हमने नए वाले में ऐड कर दिए हैं, पुराना वाला हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने पुराना वाला विड्रॉ कर लिया फर्स्ट वाला, और दूसरे वाले को हमने फिर से दोबारा से इंट्रोड्यूस किया और उसको पास किया पार्लियामेंट से। तो जो दूसरा वाला सेकंड वर्जन था उसमें जो है आपके 358 सेक्शंस हैं जो पास हुआ है फाइनली, और जो पहला वर्जन आया था उसमें 356 सेक्शन थे। ठीक है, यहाँ पे पनिशमेंट जो है वो डॉक्टर के थ्रू अगर डेथ हो जाएगी किसी की तो लेजर पनिशमेंट की बात करता है ये, अप टू 2 ईयर की। ठीक है, क्योंकि वो जान बचाने वाले लोग हैं। वहीं अगर ट्रक ड्राइवर से हो जाए, गाड़ी वाले से हो जाए, तो यहाँ पे अप टू 10 साल की पनिशमेंट है अगर वो बिना किसी पुलिस को इन्फॉर्म किए, मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किए भाग जाता है। ठीक है, बट हालांकि वो वाला सेक्शन अभी हिट एंड रन केस वाला जो है सेक्शन 1062 वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है टेररिस्ट एक्ट की नई डेफिनेशन मिली है। सेडिशन को ओमिट कर दिया गया, बट इसी के जैसा एक नया क्राइम हमारा 152 में देखने को मिलता है जो कि बात करता है एक्ट इंडेंजरिंग टू सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मोब लिंचिंग एक सेपरेट ऑफेंस बनाया गया, बट मोब लिंचिंग की ध्यान रखिएगा कहीं डेफिनेशन नहीं है, मोब लिंचिंग की पनिशमेंट है। ठीक है, मोब लिंचिंग की पनिशमेंट है, कहीं पर भी सेक्शन 2 जो अभी इसका डेफिनेशन क्लाउज है उसमें आपको मोब लिंचिंग का कोई डेफिनेशन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, सीधा पनिशमेंट कहा गया है कि भाई कोई भी इंसान अगर रेस, रीजन, कास्ट वगैरह की वजह से, ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब रेस, रीजन, कास्ट वगैरह की वजह से है किसी को मारते हैं तो सजा जो है वो मर्डर वाले के जो सेकंड क्लाउज है उसमें मिलेगी। नेक्स्ट, अडल्ट्री को ऑफेंस नहीं बनाया गया है, अननेचुरल सेक्स जो है उसको ऑफेंस जो नहीं बनाया गया है। हालांकि कमेटी ने सजेस्ट किया था कि भाई अननेचुरल ऑफेंस को पूरी तरीके से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज नहीं किया, तो कुछ पार्ट को किया था, तो जो कहा था कि जो कुछ पार्ट है उसको आप ऑफेंस रखिए। एडल्ट्री को कहा था कि जो है एक क्या कहते हैं जेंडर न्यूट्रल ऑफेंस की तरह रखा जाए, वहां पे लड़कियां और लड़की दोनों को लायबल किया जाए, बट दोनों चीजें सजेशन जो है यहाँ पे नहीं मानी गई। नेक्स्ट, कम्युनिटी सर्विस एज ए न्यू पनिशमेंट ऐड की गई है ना, तो कम्युनिटी सर्विस क्या है नहीं है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको थोड़ा सा आप लोग रखिएगा दिमाग में क्योंकि इन सब चीजों के ऊपर हम लोग आगे चीजों को पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, तो अभी सेक्शन की बात करें कितने सेक्शन हैं, तो टोटल आपके 358 सेक्शन है, और जो कि 20 चैप्टर्स जो हैं आपके उसमें दिए गए हैं, है ना। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 अलग अलग करके आपके ऐसे। फिर पहले कितने थे आईपीसी में, तो पहले आईपीसी में 511 आपके सेक्शंस थे और 23 चैप्टर्स थे। ठीक है, 20 न्यू ऑफेंस ऐड किए गए बीएनएस में जो पहले आईपीसी में नहीं थे। 19 नए प्रोविजन जो हैं जो कि आईपीसी में पहले से थे उसको डिलीट किया गया है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी कभी ये सवाल आपके पूछे जाएंगे, है ना, एग्जाम में। और 33 ऑफेंस में क्या है, पनिशमेंट को इंक्रीज किया गया है ना, ये भी चीज आपको ध्यान रखना। थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए क्या क्या नए ऑफेंसेस ऐड किए गए या उसमें थोड़ा सा बहुत या कह लें बहुत बड़ा बदलाव किया गया। जैसे कि एक नया ऑफेंस आया है, अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर द ऑफेंस इन इंडिया। पहले इसका उल्टा था, तो उल्टा वाला तो है पॉइंट, बट एक नया भी ऐड किया गया कि कोई बाहर से अगर अबेट कर रहा है ऑफेंस इंडिया में करने के लिए, पहले इंडिया से कोई बाहर करता था तो उसको पनिशमेंट मिलती थी कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने किसी को कहा कि नेपाल में जाके क्राइम करो, मतलब किसी को अबेट किया कि नेपाल में जाके क्राइम करो, पाकिस्तान में करो, कहीं जाके करो। ठीक है, तो वो एक ऑफेंस था। अब बाहर वाले से भी हमने कर दिया कि बाहर से कोई बैठा हुआ अंदर किसी को अबेट करेगा क्राइम करने के लिए और वो इंडिया में कहीं पर भी क्राइम कर देता है तो उस बाहर वाले को भी लायबल किया जाएगा। नेक्स्ट, सेक्शन 69 में एक नया ऑफेंस ऐड किया गया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मींस, है ना। डिसीटफुल मींस वही कि शादी का वादा करके, प्रमोशन देकर, ऐसा कोई जो है वो प्रॉमिस किया आपसे और जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ वुमेन के साथ, देन दैट पर्सन विल बी हेल्ड लायबल अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, वुमेन की एज अगर 18 से कम है ना, उसके साथ कोई अगर रेप वगैरह होता है तो उसकी सजा है। पहले यहाँ पे ऑफेंस क्या था, 16 साल का अलग था, 18 साल से कम का अलग था, है ना। और बाकी एडल्ट वुमेन के साथ जो वुमेन है वो जो रेप होता है वो अलग था, बट हमने एक पर्टिकुलर एज कर दी 18 साल की, 18 साल से कम में पनिशमेंट आपकी कर दी गई, है ना।
बाई वन या मोर पर्सन के द्वारा। फिर उसके बाद है कि किसी चाइल्ड को अगर एम्प्लॉय किया जाता है ना, या उसको हायर किया जाता है कोई ऑफेंस करने के लिए, तो उसके लिए पनिशमेंट रखी गई है। मोब लिंचिंग के लिए पनिशमेंट रखी गई है सेक्शन 300 103(2) में, ठीक है। उसके बाद और अगर हम बात करें तो काउजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, हालांकि ये पहले था बट इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, जिसके वजह से इसको अभी हम लोग ने इन्फोर्स नहीं किया है, ठीक है। इसको अभी हम लोग ने इन्फोर्स नहीं किया है। अब आगे फ्यूचर में होगा नहीं होगा वो चीज़ अलग है, बट ये इन्फोर्स नहीं है। डेथ बाय नेग्लिजेंस है जिसमें अभी 5 ईयर तक की पनिशमेंट है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइज क्राइम, जैसे मैंने बताया, वो है 111 में, 112 में पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम है, 113 में टेररिस्ट एक्ट है, और 152 जो कि बात करता है एक्ट इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जो कि हमने बताया कि सेडिशन जो है उसकी जगह पे आया है, ठीक है। तो अभी जो है सेडिशन को अगर हम लोग देखें तो कुछ लोग जो कह रहे हैं कि भाई सेडिशन हट गया, सेडिशन हटा नहीं है, वो और अच्छी तरीके से एकदम तैयार करके जो है हमने जो है फिर से इसको एक नए सेक्शन में डाल दिया, ठीक है। तो उसको भी हम लोग समझेंगे जब आगे डिस्कशन होगा इस सारे पे, है ना। पनिशमेंट पहले ये 5 थी, अभी पनिशमेंट 6 हो गई। कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस में ये होगा कि भाई पेड़ लगाएं आप, है ना, किसी गली को साफ करें, नालियों को साफ करें, है ना, पानी पिलाएं लोगों को। ये सब सारी चीजें टाइप की जो है कम्युनिटी सर्विस में आपका सजा मिल सकती है। और कम्युनिटी सर्विस में जो है अगर देखा जाए तो किस किस ऑफेंस में आपको सजा मिलती है कम्युनिटी सर्विस में अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ टाइप के ऑफेंसेस हैं, जैसे कि पब्लिक सर्वेंट है कोई, पब्लिक सर्वेंट है कोई, ठीक है, कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो अनलॉफुली इंगेजिंग इन ट्रेड, है ना, इसमें मिलेगा आपको। अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है टू कंपेल और रिस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, टू कंपेल मतलब किसी को आप इस तरीके की धमकी दे रहे कि तुम भी मेरा काम नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा, ठीक है। अगर आपने चोरी करी है और फर्स्ट ऑफेंडर है और चोरी भी करी है तो 5,000 रुपए से कम का कोई अमाउंट की चोरी करी है ना, जैसे कि मान लीजिए कि मेरी बुक चोरी करके चला गया, अब बुक का दाम ही 2,000 रुपए था, तो उस सिचुएशन में उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, और वो फर्स्ट ऑफेंडर अगर उस केस में, तो उसको सजा नहीं मिलेगी, उसको कम्युनिटी सर्विस जो है वो मिलेगी, ठीक है। मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय वे ऑफ ड्रंकिंग, है ना, नशा वशा करके पब्लिक प्लेस में जाके आप ड्रामे कर रहे हैं, ठीक है। और डिफमेशन के केस, तो ये कुछ टाइप के ऑफेंसेस हैं जिसमें आपका कम्युनिटी सर्विस जो है एक ऑफेंस रखा गया है। इसमें या तो कुछ कुछ में तो पूरा ही आपका है सिर्फ कम्युनिटी सर्विस ही पनिशमेंट है, कुछ कुछ में है कि आपका कम्युनिटी सर्विस भी पनिशमेंट है अ, साथ में अदर ऑफेंसेस की, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए, इन सब चीजों को तो अब लोग सर अभी बीच बीच में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। बताइए। सर छः सेक्शन में है सर कम्युनिटी सर्विस। सर एक क्या 6 सेक्शन? 209 भी है इसमें। सर कम्युनिटी सर्विस की जो पनिशमेंट है टोटल बीएनएस में 6 सेक्शंस में दिया गया है। कम्युनिटी मतलब उस ऑफेंस में भी दिया गया आप कह रही हैं? जी सर सेक्शन 209 में। हुआ हो सकता है, हो सकता है, मतलब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको डाले हैं कि इन सब ऑफेंस में कम्युनिटी सर्विस है, तो इनको देख लीजिएगा, है ना। ठीक है, तो अब बात करते हैं, मेन पॉइंट आता है हमारा कि भाई क्राइम क्या है ना, क्योंकि भाई क्राइम पे ही या फिर जो ऑफेंस क्या है, क्योंकि सजा तो हम इसी चीज के लिए आपको दे रहे हैं ना। तो क्या हमारा जो बीएनएस है वो क्राइम पे आपको पनिशमेंट देता है या ऑफेंस पे पनिशमेंट देता है? पहले तो ये बताइए आप लोग, क्या आपको जो सजा मिलती है वो क्राइम करने के लिए मिलती है या ऑफेंस करने के लिए मिलती सर ऑफेंस के लिए। है? ऑफेंस के लिए। ऑफेंस की मिलती है, ठीक है। सो क्राइम क्या है? क्राइम एक वाइडर टर्म है। वाइडर टर्म कहने का मतलब है कि जो भी सोसाइटी में खराब चीजें हैं, ठीक है, जो किसी अदर पर्सन को हार्म करेगी, सोसाइटी इन जनरल में जो वो एक गलत है बेसिकली, है ना, जो भी आपका बिहेवियर, वो सब चीज क्राइम है, कहने का मतलब ये। सो अगर बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो ये कहता है कि देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी, among them is a one among them is a crime, an act or behavior that harms other or society in general is a crime। कोई भी आप ऐसा एक्ट करते हैं जो, या भी कोई भी ऐसा आपका बिहेवियर है जो किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाए या सोसाइटी इन जनरल को नुकसान पहुंचाए, वो क्या है? क्राइम है।
लेकिन क्या हर क्राइम ऑफेंस है? आंसर इज नो। सारे क्राइम जो है वो ऑफेंस नहीं होते। वो क्राइम जो लॉ के द्वारा पनिशेबल होते हैं वही सिर्फ ऑफेंस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जब ये आप ये वाला जो गोला मैंने बनाया इधर, इसको देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, क्राइम एक बड़ा टर्म है। ऑफेंस इसमें वही है जो कि पनिशेबल होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि भाई किसी ने लड़की को छेड़ दिया, तो भाई लड़की को छेड़ दिया तो क्या क्या है, वो ऑफेंस है, उसकी सजा है ना। किसी को लड़की को कोई देख रहा है, ईव टीजिंग है ना, उसका पीछा कर रहा है, स्टॉकिंग है ना। तो कहने का मतलब है क्या है, वो क्राइम है। लेकिन सेम काम वही लड़की करे तो, कोई लड़की किसी लड़के का पीछा कर रही है स्कूटी से लेकर, क्राइम है नहीं है, लेकिन सोसाइटी में गलत है वो चीज। कहने का मतलब है कि वो ऑफेंस नहीं है बट वो क्राइम है। कहने का ये मतलब है कि भाई वो क्राइम हो सकता है बट ऑफेंस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसकी कोई पनिशमेंट नहीं। सोसाइटी की नजर में गलत है, सोसाइटी वाले कहेंगे कि भाई गलत कर रहे हो आप। लड़का भी कहेगा क्यों मेरा पीछा कर रहे हो भाई। समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब ये कि सोसाइटी में बहुत सारी बुरी चीजें हैं, उसमें क्राइम भी है, और क्राइम बेसिकली वो चीज है जिस जो दूसरों के लिए हार्मफुल है, सोसाइटी इन जनरल के लिए हार्मफुल है। बट ऑफेंस वही चीज होगी जो कि लॉ, ये जो हमारा लेजिस्लेचर जो है प्रोहिबिट करता है, मना करता है। तो इसमें डेफिनेशन जो है कभी कभी आपकी पूछ ली जाती है, बेंथम की, ब्लैकस्टोन की डेफिनेशन, स्टेफन की, तो ये सब देख लीजिएगा बेसिक। तो इसमें एक जो डेफिनेशन है मेन हमारा ऑफेंस की डेफिनेशन जो है वो आपके बीएनएस में भी दी गई है ना। बीएनएस में सेक्शन 2 क्लाउज 24 में दी गई। ये कहता है कि डिनोट्स थिंग्स पनिशेबल बाय दिस संहिता और स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। हालांकि डेफिनेशन बहुत बड़ी है ना, पूरे सेक्शन वगैरह सारी चीजें करके दी गई, बट इसको शॉर्ट में समझिए तो ये सिंपल सा बात कहता है कि ऑफेंस वो सारी चीज है जो कि ये संहिता, मतलब कि ये जो हमारा बीएनएस है वो पनिश करता है, या कुछ सिचुएशन में, या कुछ स्पेशल काइंड ऑफ ऑफेंस है उसको किसी स्पेशल लॉ में पनिशमेंट दी गई है, या उसकी किसी स्पेशल लॉ, लोकल लॉ में पनिशमेंट दी गई। ठीक है, तो वो चीज, सिंपल सा मतलब है, इसका मतलब है कि ऑफेंस वो चीज है जिसकी पनिशमेंट या तो इस संहिता में है, बीएनएस में है, या किसी लोकल लॉ में है, या किसी स्पेशल लॉ में। अब क्या मतलब होता है लोकल लॉ का और स्पेशल लॉ का, कोई बताइए फटाफट। सर स्पेशल लॉ जैसे कि पॉक्सो हो गया, हमारा SC ST एक्ट हो गया। लोकल लॉ जैसे कि मतलब जनरल लॉ जैसे कि हमारा ये IPC हो गया सर ओवरऑल। हम्म, आप लोगों में बहुत सारे लोग होंगे जो जुडिशरी का एग्जाम देंगे आगे जाके, है ना। तो आप लोग पढ़ते होंगे लोकल लॉ। लोकल लॉ क्या है? जैसे लैंड लॉज हैं कुछ, है ना। कुछ और भी हमने कोई छोटे छोटे लॉज बनाए हैं जिसमें स्पेशल स्पेशल राइट जो है हमारे एरिया के लोगों को, हमारे स्टेट के लोगों को उसमें मिलता है। तो वो क्या है, वो इसी उसी पर्टिकुलर एरिया में एप्लीकेबल होगा। सो दैट इज लोकल लॉ, मतलब उसी स्टेट के अंदर में एप्लीकेबल होगा, बाहर के स्टेट में नहीं लग रहा है। ठीक है, तो वो लोकल लॉ। स्पेशल लॉ बेसिकली किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर, किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्राइम से डील करता है, उसका एप्लीकेशन ऑल ओवर इंडिया होगा, बट किसी एक ही पर्टिकुलर टाइप के क्राइम से डील करने के लिए होगा। जैसे कि पॉस्को हो गया, है ना, कि प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है। भाई क्या है कि भाई माइनर के साथ जो रेप वगैरह हो रहे हैं उनको रोकने के लिए हमने किया। अब ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी हो, सबसे वो डील करेगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि संहिता में पनिशेबल है, जो कि स्पेशल लॉ में पनिशेबल, जो कि लोकल लॉ में पनिशेबल, सारे जो है क्या होंगे, ऑफेंस होंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। तो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में हमेशा याद रखिएगा 4 एलिमेंट्स हैं। कभी कभी इसका सीक्वेंस पूछ लेता है आपसे, है ना, और कभी कभी पूछ लेता है कि भाई क्या चीज कहाँ पे पनिशेबल है। जैसे कि हम लोग स्टेजेस में पढ़ेंगे अभी आगे भी, कि स्टेजेस ऑफ क्राइम, एलिमेंट्स और स्टेज दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको थोड़ा सा अलग ध्यान रखिएगा। और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज नॉट द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, व्हाट इज द स्टेजेस ऑफ क्राइम, या स्टेजेस ऑफ क्राइम में पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा भी हम लोग को ध्यान रखना है। तो क्या कह रहा है भाई एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में, कि सबसे पहले तो एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए। ठीक है, क्राइम कौन करेगा, सजा किसको मिलेगी, एक इंसान को मिलेगी। ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। सजा जो है किसी जानवर को, किसी पेड़ को, किसी घर को नहीं मिलती, है ना। एक गाड़ी को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, है ना। एक्सीडेंट आप करेंगे तो सजा आपको मिलेगी। हाँ, अलग बात आपकी गाड़ी सीज होगी, सारी चीजें होगी, बट पनिशमेंट आपको मिलेगी। तो देयर मस्ट बी एन ह्यूमन बीइंग अंडर द लीगल ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन पर्टिकुलर वे एंड इट्स मस्ट आल्सो बी कैपेबल ऑफ बीइंग पनिश, है ना। तो एक इंसान जो है, अब ये जो वर्ड आ रहा है ना, कैपेबल ऑफ बीइंग पनिश,
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो इंसान ने पहली बात तो क्राइम करने के लिए वो लीगली जो है क्या कहते हैं, कैपेबल होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए एक ह्यूमन बीइंग ही है, बट वो कितना है, 7 साल से कम उम्र का एक चाइल्ड है, उसने कोई क्राइम कर दिया, अब हम कह रहे हैं कोर्ट में जाएगी भाई ये तो ह्यूमन बीइंग है, सजा मिलनी चाहिए, बट क्या वो कैपेबल ऑफ डूइंग पर्टिकुलर ऑफेंस है? उस ऑफेंस को करने के लिए वो कैपेबल है? आंसर इज नो। डॉली इन कैपेक्स लगेगा उसके ऊपर, सजा नहीं मिलेगी उसको। सो कहने का मतलब ये है कि इंसान को सजा कब मिलेगी? जब वो क्राइम करने के लिए बाय लॉ कैपेबल माना जाएगा और वो पनिशेबल के लिए भी कैपेबल हो, कहने का मतलब। ठीक है, तो सजा लॉ में, क्रिमिनल लॉ में किसको मिलती है? इंसान को मिलती है, और सजा उसी इंसान को मिलेगी जो क्राइम करने के लिए कैपेबल माना जाएगा। अब उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस आ जाते हैं, इंटॉक्सिकेशन आ जाएगा, अनसाउंड माइंड आ जाएगा, 7 ईयर से कम की सजा है, नेसेसिटी में हो गया है, नेग्लिजेंस में हो गया, सॉरी नेसेसिटी में हो गया, एक्सीडेंट्स में हो गया। ठीक है, तो वो सारी चीजें अब बाद में हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, तो ध्यान रखना है। दूसरा की विल इंटेंशन, सबसे मोस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्राइम करने के लिए एक मेंस रिया होना चाहिए, है ना। मेंस रिया क्या डिनोट करता है? मेंटल एलिमेंट, कि भाई आपका दिमाग में क्या सोच थी उस क्राइम को करते समय, है ना। क्या आप बुरा, जिसको हिंदी में कहते हैं दुराशय, क्या आपके दुराशय थी आपके दिमाग में, मतलब गलत इच्छा थी सामने वाले के अगेंस्ट में कुछ गलत एक्ट करने की? अगर थी तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, अगर नहीं थी तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ पर्टिकुलर ऑफेंस हैं जिसमें आपका इंटेंशन ना हो तब भी आपको सजा मिलती है, बट जनरली आपको गिल्टी इंटेंशन होना चाहिए किसी क्राइम को करने के लिए, है ना। और इसी, और किस तरीके का आपका गिल्टी इंटेंशन होगा, वो आपके हर ऑफेंस की डिफिनीशन में लिखा हुआ है। जैसे थेफ्ट करने के लिए कैसी इंटेंशन होनी चाहिए, किसी को मालूम है? डिसऑनेस्ट डिसऑनेस्ट इंटेंशन, है ना। थेफ्ट करने के लिए डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, चीटिंग करने के लिए आपको डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंटली दोनों हो सकती है, दोनों चलेगा। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि कैसी इंटेंशन होगी वो उस ऑफेंस का जो डिफिनेशन है वही बताता है, ठीक है। और जहां पे नहीं है तो वहां पे नहीं है ना। एक्ट और ओमिशन के भाई, जिसमें बात करते हैं हम एक्टस रियस कि भाई आपका इंटेंशन है किसी को मारने का, बट आप चुपचाप खड़े हैं, सामने बैठ के सोच रहे सामने वाला इंसान मर जाए बस। होता है कभी कभी कोई परेशान आपको बहुत ज्यादा करता है, बस दिल में सोच रहते हैं या ऊपर वाले मार दे बस इसको, तो क्या आपको सजा मिलेगी? नहीं, जब तक आप कोई एक्ट नहीं करेंगे उसके अगेंस्ट में। और वो एक्ट भी हो सकता है, ओमिशन भी हो सकता है। अब एक्ट और ओमिशन क्या होता है, तो आप लोगों को मालूम होगा कि एक्ट का मतलब है कि आपकी तरफ से कोई एक्टिविटी हुई, ऐसे आप कह सकते हैं। और ओमिशन का मतलब है कि जो कोई चीजें आपको करनी थी बट वो चीज आपने नहीं करी। तो इसको, एक्ट और ओमिशन को ऐसे याद रखना है कि एक्ट का मतलब है कि लॉ ने आपको कुछ करने से मना किया बट आपने उसको कर दिया। लॉ बोल रहा है कि भाई आपको इस रोड पे गाड़ी जो है 60 की स्पीड से ज्यादा नहीं चलानी, आप 100 की स्पीड से भगा रहे। दैट मीन्स आपने एक्ट किया है और एक्ट के थ्रू आपने उस क्राइम को कमिट किया, ठीक है, उस ऑफेंस को कमिट किया। दूसरा ओमिशन, कि भाई लॉ ने कोई ड्यूटी इंपोज करी थी आपके ऊपर, कहा था कुछ करने के लिए आपको, बट आपने नहीं किया। जैसे कि एक लाइफ सेफ गार्ड होते हैं, वो नदी के किनारे बैठे हुए, है ना, बड़े बड़े चेयर लगा के, उनका काम क्या होता है कि लोगों को बचाना। अब उसके सामने कोई आदमी डूब रहा है और वो बैठा, वो मस्त बेहतरीन एकदम चाय पी रहा है, लोग आए उसको बोले कि भाई जाओ उसको बचाओ, कह रहा नहीं नहीं यार चाय ठंडी हो जाएगी, उसको बचाने जाऊंगा तो बाद में देखूंगा। और वो गया ही क्यों था नदी में जब उसको तैरना नहीं आता है? तो इसका मतलब क्या है, उसने ओमिशन किया है, ओमिशन के थ्रू उसने क्राइम को कमिट किया, ठीक है। तो आप जो है अपना जो इंटेंशन है उसको आगे और उसको मतलब क्या कहते हैं, जो आपकी जो गिल्टी माइंड है, जो आपका गिल्टी इंटेंशन है, उसको कंप्लीट करने के लिए, जो चल रहा है आपके दिमाग में बुरी इच्छा सामने वाले के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए आपने कोई एक्ट या ओमिशन किया हो, ठीक है। एंड देन उसके बाद इंजरी टू अनदर पर्सन, कि जो आप चीज करेंगे उससे सामने वाले को इंजरी हो। तो इंजरी क्या होती है? इंजरी बेसिकली आप अगर ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे 4 वर्ड है, बट इस 4 वर्ड को आप 3 चीजों से याद कर सकते हैं। इंजरी होती है आपकी किसी भी तरीके का हार्म जो कि आपने इलीगल तरीके से काउज किया है किसी पर्सन के बॉडी पे, माइंड पे, रेपुटेशन पे और प्रॉपर्टी। मतलब कि आपने कोई भी हार्म जो कि इलीगल तरीके से, अगर लीगल तरीके से हुआ है, कोई पुलिस है, कोई चोर है बेसिकली, वो भाग रहा है, पुलिस ने उसको गोली मारी उसको रोकने के लिए, है ना, या कोई मर्डरर है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है,
वो भाग रहा है जेल जेल तोड़ के और पुलिस ने उसको गोली मार दी, तो वो इलीगल एक्ट नहीं है बेसिकली, है ना, वो लीगल है ना। उनको एक बोला गया है कि भाई आप मार सकते हैं पैर में गोली, उन्होंने मार दिया। कोई इंसान जो है वो अटैक कर रहा है आपके ऊपर, आपने सेल्फ डिफेंस में उसको पीट दिया, तो क्या इलीगल है? नहीं है, वो लीगल है, आपको राइट है अपने सेल्फ डिफेंस में सामने वाले को मारने का। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई हार्म आपने कॉज किया लेकिन इलीगल तरीके से, और कहाँ किया है? किसी पर्सन की बॉडी पे, माइंड पे, उसके रेपुटेशन पे, प्रॉपर्टी। इसको अगर आप याद करना है तो इसको आप 3P से याद कर सकते हैं, ठीक है। कैसी आप हार्म सामने वाले को दे रहे हैं? पहला फिजिकल, दूसरा साइकोलॉजिकल, और तीसरा पिक्यूनरी। पिक्यूनरी में आपका दोनों आ जाएगा, रेपुटेशन भी और आपका प्रॉपर्टी। आपकी इज्जत जो है वो भी तो आपकी प्रॉपर्टी है। तो कहते हैं ना कि भाई वकील पैसा कैसे कमाते हैं? वकील पैसा कमाते हैं उनकी रेपुटेशन से। जितना ज्यादा इज्जत होगी वकील की, उतनी ज्यादा केस मिलेंगे उसको, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी इंसान ने आपको कोई हार्म पहुंचाया है इलीगल तरीके से, आपकी बॉडी पे, माइंड पे, रेपुटेशन पे या प्रॉपर्टी पे, दैट मीन्स उस पर्सन ने आपके को इंजरी पहुंचाई, ठीक है। तो क्या एसेंशियल हो गए यहाँ पे? 4 चीजें एसेंशियल हो गए। पहला ह्यूमन बीइंग, दूसरा मेंस रिया, तीसरा एक्टस रियस, और चौथा आपका हो गया इंजरी, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसमें हम लोग देखें थोड़ा सा, तो अच्छा आपकी क्लास तो 9 बजे से, ठीक है। तो उसमें मेंस रिया का थोड़ा सा हम लोग को आगे थोड़ा सा देखना है। इसमें मेंस रिया इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको, इसमें से सवाल वगैरह पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले तो मेंस रिया में 2 मैक्सिम आपको याद रखनी है, ठीक है। पहला है एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मिनसिट्रिया, और दूसरा एक्टस मीन वाइटो फैक्टस नॉन इट्स मीन्स एक्टस। कहने का क्या मतलब है इसका? कि भाई कोई भी ऐसा एक्ट हमने किया है वो आदमी को अपने आप लायबल नहीं कर देगा, अनलेस एंड उसका इंटेंशन है उस काम को करने का। मतलब कि मैंने कोई काम किया बट मेरी वो इच्छा नहीं थी उस काम को करने की, है ना, तो मेरी लायबिलिटी नहीं होगी। दूसरा कह रहा है कि कोई ऐसा एक्ट किया लेकिन वो मेरे विल के अगेंस्ट था, है ना। इट मीन्स जैसे ये वाला एक्टस मीन वाइट ऑफ एक्टस नॉन इट्स मीन्स एक्टस के, इट मीन्स दैट एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज नॉट माय एक्ट एट ऑल। तो कोई ऐसा एक्ट मैंने किया बट मेरी इच्छा नहीं थी उसको करने की, मुझसे जबरदस्ती कराया गया, मेरे सर पे बंदूक रखी और बोला कि ताला खोलो घर का। अब मैं नहीं चाहता था लेकिन अपने आप को बचाने के लिए मैंने उसके घर का ताला खोला। तो क्या मेरे को उनके साथ लायबल किया जाएगा? घर में चोरी हो गई उसके लिए तो नहीं। कहने का मतलब है कि जब तक किसी काम को करने के लिए मेरी इंटेंशन ना हो, या जब तक कोई काम जो है मैं अगर कोई काम मैंने अपनी इच्छा के विरुद्ध जाके किया हो, है ना, अगेंस्ट जाके किया हो, है ना, तो उन दोनों सिचुएशन पे मेरी कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। अब एक केस आता है सिराज वर्सेस डी रुडजन। क्या है केस का फैक्ट, किसी को याद है? बताइए। सिराज वर्सेस डी रुडजन, किसी को याद आ रहा है? पुलिस ऑफिसर को दारू पिला देता है, दे देता है बेसिकली, लीकर देना मना होता है, कुछ याद है? हम्म। चलिए, तो बेसिकली इस केस में होता क्या है कि एक मतलब एक काइंड ऑफ ऑफेंस रहता है कि आप किसी भी पुलिस ऑफिसर को ऑन ड्यूटी जो है वो लीकर नहीं दे सकते, सेल नहीं कर सकते। अब एक आदमी आता है इनकी दुकान पे और जो है वो मतलब नॉर्मल जो ड्रेस होती है उसमें वो रहता है, तो उनको लगता नहीं है देख के कि भाई कोई वो पुलिस ऑफिसर है, वो उसको दे देते हैं लीकर वगैरह, उसके लिए जो है वो उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है। तो कहता है भाई मेरी कोई इंटेंशन ही नहीं थी, और मुझे उसके हुलिये को देखकर लग ही नहीं रहा था कि भाई वो जो है एक पुलिस ऑफिसर है। तो कोर्ट कहती है कि भाई सही है आपकी बात, है ना, आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी भाई कि किसी पुलिस ऑफिसर को लेकर सेल करें, तो इसलिए आपकी कोई लायबिलिटी नहीं, ठीक है। और कोर्ट ने यहाँ पे यही कहा कि हर एक जो लॉ है हमारा, हर एक इंस्टीट्यूट, उसमें हम ये चेक करें कि मेंसरिया है या नहीं है। मतलब जब भी कोई ऑफेंस में हम किसी को पनिश करने जाएंगे तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या उसमें उस पर्सन की मेंसरिया थी कि नहीं थी, उस मतलब उस एक्ट को करने के लिए, उस ऑफेंस को करने के लिए, है ना। अनलेस एंड अनटिल वहां पे कॉन्ट्ररी शो हो। कॉन्ट्ररी शो का मतलब कि अनलेस एंड अनटिल वो उसमें जो डेफिनेशन है ना उसमें खुद ही ये बता दिया जाए कि भाई वहां पे इंटेंशन की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब इनका ये हुआ कि जब भी हम किसी ऑफेंस की डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो हम ये मान के चलेंगे
कि उसमें इंटेंशन की जरूरत है, उस ऑफेंस को करने के लिए इंटेंशन की जरूरत है। अनलेस एंड अनटिल उस डेफिनेशन को पढ़ के ये लगे कि भाई वहां पर इंटेंशन की जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट केस आता है आर वर्सेस प्रिंस। आर वर्सेस प्रिंस वाला केस जो है वो आपको मालूम होगा कि प्यार मोहब्बत वाला केस रहता है ना। एक लड़की रहती है, उसकी उम्र जो है वो अ, शायद 14 या 15 साल ऐसे कुछ रहती है ना। और लॉ रहता है कि भाई आप 16 साल से कम उम्र की लड़की को लेके नहीं जा सकते उसके फादर मदर की कंसेंट के बगैर। देखने से वो 18 साल की लगती है, बोलती भी है उसको कि हाँ भाई मैं 18 साल की हूँ वगैरह वगैरह, ऐसा ही कुछ है। तो उसमें क्या होता है कि भाई वो चली जाती है उसके साथ में, हालांकि वो उसको लेके जाता है ना। माँ बाप जो है किडनैपिंग का केस करते हैं उसके अगेंस्ट में। तो कोर्ट कहती है कि भाई ये आपकी ड्यूटी थी। वो कहता है कि भाई मुझे तो नहीं पता था कि इसकी एज कम है, मैंने इससे पूछा भी, इसने कहा कि नहीं नहीं मेरी एज तो ज्यादा है। तो फिर भी कोर्ट नहीं मानती। कोर्ट कहती है कि उस सिचुएशन पे आपकी ये ड्यूटी थी कि आपको पता करना है ना। तो कोर्ट यहाँ पे दो वर्ड लेकर आते हैं। एक वर्ड लेके आते हैं मालम प्रोहिबिटम, और दूसरा लेकर आते हैं वर्ड मालम इनसे। कोर्ट कहता है कि भाई अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि मालम प्रोहिबिटम में आता है, ठीक है, तो वहां पे आपको सजा नहीं मिलेगी इन द एब्सेंस ऑफ मेंसरिया। मतलब कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिस जो कि मालम प्रोहिबिटम की कैटेगरी में आएगा, तो उसमें आपको सजा नहीं मिलेगी अगर आपका मेंसरिया नहीं है। लेकिन मालम इनसे में क्या है, मालम इनसे में है कि भाई इन द एब्सेंस ऑफ दी मेंसरिया आपको पनिशमेंट मिलेगी अनलेस एंड अनटिल वहां पे लॉ कहता हो कि नहीं नहीं वहां पे मेंसरिया की जरूरत थी। तो जो ऊपर वाला हमने पॉइंट पढ़ा, इसमें सिराज वैसे डी रुटजन वाले में, वो प्रिंस वाले में थोड़ा सा चेंज हो गया। उसने ये कहा कि भाई अगर कोई मालम इन से की कैटेगरी में कोई ऑफेंस आ रहा है, तो वहां पे इन द एब्सेंस ऑफ मेंसरिया आपको कन्विक्शन हो जाएगी अनलेस एंड अनटिल वो लॉ स्पेसिफिकली कह रहा है हमारा कि भाई वहां पे मेंसरिया की जरूरत होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो केसेस है बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी आपके एग्जाम में इनसे सवाल पूछ ले जाता है ना। मालम इनसे, मालम प्रोहिबिटम, ये भी पूछ ले जाता है क्या मतलब। तो मालम प्रोहिबिटम का मतलब है कि देयर कैन बी नो कन्विक्शन इन द एब्सेंस ऑफ मेंसरिया, और मालम इनसे का मतलब है देयर कैन बी कन्विक्शन इवन इन द एब्सेंस ऑफ मेंसरिया अनलेस द एस्टीट्यूट मेड कॉन्ट्रेरी मेड इट अदरवाइज। ठीक है, फिर इसका आता है क्वीन वर्सेस टॉल्सन, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज। दो केसेस हैं। एक केस आपका आता है बाईगैमी का है। बेसिकली इसमें जो है 7 साल का लॉ रहता है कि भाई 7 साल तक आपको वेट करना अपने हस्बैंड के गुम हो जाने के बाद। होता है ना कि लॉ है हमारा कि 7 साल तक आप वेट करेंगे फिर दूसरी शादी कर सकते हैं। तो ये मैडम जो है वो 6 साल तक के वेट करती हैं, उसके बाद शादी कर लेती हैं। 6 साल के बाद ही जो है बहुत कोशिश करती है, मिलता नहीं है पर्सन इनको। बट जैसे ही 7 साल खत्म होने वाला था, उसमें 1 महीना बच रहा होता है, और ये इनका हस्बैंड जो है वो टपक पड़ते हैं, बोलते हैं कि भाई शादी कैसे कर ली तुमने, है ना, थोड़ा साल भर और तुमसे वेट नहीं किया गया। बेसिकली केस चलता है, कोर्ट कहता है कि भाई ये जो लेडी ने जो मैरिज करी है, यहाँ पे इसकी इंटेंशन नहीं थी बाईगैमी करने की। इसने पूरी क्वायरी करी, सारी चीजें देखी, और उसके बाद इसने शादी करी। ठीक है, तो इसके लिए जो है एक इसका जो ग्राउंड है, मतलब एक्विटल का एक, मतलब वो क्योंकि वो इनोसेंट है इसलिए उसको ग्राउंड पे जो है कोर्ट ने छोड़ दिया। और ये भी कहा कि भाई ये जो लॉ है वो एक्सक्लूड करता है बेसिकली, है ना, इस सिचुएशन पे। नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। बेसिकली ये ड्रग्स कहता हूँ, सोने को कैरी करने से रिलेटेड है। हालांकि इसमें एक चीज ऐसा था कि भाई ये जो पर्सन है वो इंडिया में स्मगलिंग कर भी नहीं रहा था। वो उसकी फ्लाइट जो है कुछ टाइम के लिए मुंबई में लैंड करती है, और 30-32 किलो सोना इसके पास रहता है, पकड़ लेते हैं कस्टम वाले। तो ये कहता है कि भाई हमें पता ही नहीं था कि भाई इंडिया में कोई ऐसा लॉ है, और आरबीआई ने जो एक गाइडलाइंस निकाली थी कि इतने केजी से ज्यादा सोना लेके आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये जनाब कहते हैं कि भाई हमको तो पता ही नहीं था कि कोई ऐसा लॉ भी इंडिया में, और हम तो इंडिया में ट्रैवल ही नहीं कर रहे थे, मेरी तो फ्लाइट यहाँ से होके जा रही। ठीक है, और मेरा कोई इंटेंशन भी नहीं था ऐसा कोई क्राइम वगैरह करने का। तो कोर्ट ने यहाँ पे यही कहा कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ, दो बातें यहाँ पे निकल के आती है। दो, ये जो केस है ये दो चीजों से रिलेटेड है। एक तो मेंस रिया से रिलेटेड है कि भाई आपने जो है वो क्राइम किया है, आप उसका डिफेंस नहीं ले सकते कि मेरा इंटेंशन नहीं था। और दूसरा कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमें लॉ के बारे में पता नहीं था। मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल।
वही वाली बात कि भाई जो हमने आईपीसी को इतना लेट में क्यों बनाया, मतलब इम्प्लीमेंट किया, या फिर हमने बीएनएस को 6-7 महीने में क्यों इम्प्लीमेंट किया, इसीलिए किया कि बाद में कल को कोई डेट में ये ना कह पाए कि अच्छा आईपीसी बदल के बीएनएस हो गया, हमको तो पता ही नहीं था कि इसमें ऑफेंस चेंज हो गए, अच्छा इसमें कोई जो है वो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम करके भी आ गया है, अच्छा इसमें कोई टेररिस्ट एक्ट करके भी कोई आ गया, हमें पता ही नहीं था। तो भाई हमने टाइम दिया कि भाई आप जो नया लॉ आया है उसको समझ लो, पढ़ लो उसके बारे में, बाद में कोई ऐसा अगर आपने एक्ट किया तो हम आपको उसकी सजा देंगे। आप इग्नोरेंस ऑफ लॉ का डिफेंस नहीं ले सकते। तो यही पर ये बात हुई स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एस जॉर्ज वाले केस में, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मैक्सिम जो है वो अप्लाई नहीं की यहाँ पे, और कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसा ऑफेंस होगा जो कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल में आता है तो उसमें कि उसको सजा मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे भी हालांकि अगर इस केस को देखा जाए सही तरीके से, इस केस को हम पढ़ेंगे तो फ्यूचर में लोग इस केस को एज अ डिफेंस ना लें, है ना, एज अ डिफेंस ना यूज करें, इसलिए इस केस में पनिशमेंट दी गई थी। ठीक है, तो भाई अगर इसको छोड़ दिया जाता है, मैं जॉर्ज साहब को छोड़ दिया जाता, तो यहाँ पे हर कोई यही कहता कि भाई हमें लॉ के बारे में मालूम नहीं था, और वो हर कोई ये डिफेंस लेता और फिर पनिशमेंट से बच जाता। ठीक है, तो ये केस है, कुछ आपके कुछ पॉइंट्स हैं आपके मेंस एरिया के जो आपको ध्यान रखना, और ये जो है कुछ टाइप ऑफ ऑफेंसेस इनको देख लीजिएगा, या बस याद कर लीजिएगा कि इसमें मेंस एरिया की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, पब्लिक न्यूसेंस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, किडनैपिंग, abduction, bigamy, waging war, sexual harassment, rape, selling of obscene books, एजेंशियल ऑफ कमोडिटीज एक्ट के अंदर में ऑफेंस, और मोटर व्हीकल एक्ट के। आप हेलमेट लेके गाड़ी हेलमेट बिना पहने गाड़ी चला रहे हैं, आपको ट्रैफिक वाले ने पकड़ लिया, आप कह रहे सर बस यहीं तो जा रहा था, मेरा इंटेंशन थोड़ी था कि बिना हेलमेट की गाड़ी चलाऊं, मैं हमेशा चलाता हूँ हेलमेट लगा के गाड़ी, कुछ नहीं, फाइन कटेगा, है ना। किसी को आप डिफेम कर रहे हो, है ना, आप कह रहे हैं कि मेरा इंटेंशन नहीं था, कोई ऐसा नहीं, आपको सजा मिलेगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है, कोई सवाल यहाँ तक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम की। तो स्टेजेस ऑफ क्राइम आई बिलीव आप सभी को मालूम होगा कि 4 स्टेजेस हैं। पहला तो भाई इंटेंशन फॉर्म करेंगे आप, किसी को मारने या प्लान बनाएंगे, किसी ने कुछ कर दिया आपके साथ, टीचर ने एग्जाम में नंबर नहीं दिया तो क्या कल तो इसको मारूंगा भाई, भाई एग्जाम के बाहर मिले ये, है ना। तो पहले आप इंटेंशन फॉर्म करें। दूसरा प्रिपरेशन करेंगे, अब मारना है तो कैसे मारना है भाई, ऐसे ही मारो कि वो देख ना सके, तो बोरी बोरी का इंतजाम करेंगे आप, बोरी में उसको डाल देंगे, वो देख नहीं पाएगा, फिर उसको पीटेंगे, है ना। तो प्रिपरेशन किया। फिर तीसरा कि भाई बोरी लेके गए, उसके ऊपर हमने डाल दिया, कि अब जो है जैसे ही वो अंदर जाएगा बोरी के अंदर, फिर पीटना स्टार्ट करेंगे। और चौथा कि भाई कमीशन, कि भाई जैसे ही आपने पीट दिया उसको, चोट वोट लग गई उसको, तो आपने क्राइम कमिट कर दिया। या फिर हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें, तो आपने सोचा है कि भाई हमको यूजीसी नेट का एग्जाम देना है, ठीक है, या किसी भी एंट्रेंस का एग्जाम देना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इंटेंशन फॉर्म करें कि भैया हमको तो एग्जाम निकालना ही निकालना। बहुत लोगों ने मजाक उड़ा लिया कि एग्जाम नहीं निकलेगा तुमसे, तो हमको निकालना, तो आपने इंटेंशन बनाया। फिर आपने क्या किया, प्रिपरेशन किया। तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे, आप किताबें वगैरह लेकर आएंगे, कहीं किसी क्लास ज्वाइन करेंगे, नोट्स वगैरह इकट्ठा करेंगे, है ना, एग्जाम का फॉर्म भरेंगे, सारा ये आपका प्रिपरेशन है। उसके बाद अटेम्प्ट करेंगे, एग्जाम हॉल में जिस दिन जाके आप बैठ गए, हॉल टिकट लेके अपना, वो आपका अटेम्प्ट हो गया। अब एग्जाम हॉल से आप निकल नहीं सकते, है ना। प्रिपरेशन क्या है, एग्जाम हॉल में अगर आप इंटर नहीं किए तब तक की स्टेज आपकी प्रिपरेशन है, अगर आप एग्जाम हॉल में इंटर हो गए वो आपका अटेम्प्ट हो गया, एक अटेम्प्ट लग जाएगा वो आपको। तो वो आपने प्री मान लीजिए एग्जाम दिया, क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आपका अटेम्प्ट पे काम खत्म, एक अटेम्प्ट आपका चला गया। लेकिन वही एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट नेगेटिव आया, है ना, तो क्या हो गया, वो चीजें सारी आपकी, मतलब कि आप या नेगेटिव को नहीं लेते हैं, उसको नेगेटिव लेते हैं तो वो तो फिर आपका इसमें आ जाता है। आप एग्जाम निकाल लिए, आप क्वालिफाई करके, यूजीसी नेट क्वालिफाई करके, जुडिशरी क्वालिफाई करके, कुछ भी क्वालिफाई करके, तो क्या हो गया, आपका कमीशन आ गया। तो क्या है मतलब ये कि 4 स्टेज हैं आपके, है ना, क्राइम को करने के, या फिर आपका जो एग्जाम है उसको कंडक्ट करने, उसको देने के। तो इसी तरीके से ये हमारा क्रिमिनल लॉ भी काम करता है। अब ये आता है कि भाई ये कौन कौन सी स्टेज जो है वो पनिशेबल है। तो सबसे पहला है कि इंटेंशन जो है वो पनिशेबल नहीं, है ना, इंटेंशन जो है वो पनिशेबल आपकी नहीं है। हालांकि कुछ इसके एक्सेप्शन हैं हमारे, बट जब एग्जाम में आपके सवाल पूछे जाते हैं तो इंटेंशन आपकी पनिशेबल नहीं है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज, ठीक है, जो कि एक मेंटल या साइकोलॉजिकल स्टेज कहते हैं, जहाँ पे आप अपने दिमाग में
सारी चीजें सोचते हो कि कौन सा क्राइम आपको करना है, मर्डर करना है, थेफ्ट करना है, एक्सटॉर्शन करना है, रॉबरी करना है, क्या करना है, वो आप दिमाग में सोचते हो। ठीक है। पनिशेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसलिए क्योंकि इसको प्रूफ करना इम्पॉसिबल है। भाई आप किसी के बारे में कुछ बुरा सोच रहे हो, है ना, कि भाई इसको मारना है, अब मारने से पहले ही आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, आप अभी प्रिपरेशन पे भी नहीं गए, आप उससे पहले ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आप मान लीजिए कोई ऐसा साइंटिस्ट ने एकदम वो बना लिया और आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो साइंटिस्ट ने उस मशीन को लगा के देख लिया और आपको अरेस्ट कर लिया, बट प्रूफ कैसे करेंगे कोर्ट में? क्या दिमाग में चल रहा है ये तो कोर्ट में नहीं निकाल पाएंगे ना। तो इस वजह से ये पनिशेबल नहीं है ना। सो एक फेमस सेइंग है, द डेविल हिमसेल्फ नॉट नोन द इंटेंशन ऑफ द मैन, है ना। भाई एक जो हमारा शैतान है उसको भी नहीं पता होता है कि इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, तो भाई लॉयर लोग और कोर्ट में कैसे निकाल पाएंगे दिमाग में क्या चल रहा है? इसलिए ये पनिशेबल आपका पहली स्टेज आपकी नहीं होती। दूसरी आती है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन भी जो स्टेज है वो आपकी पनिशेबल नहीं है, बट कुछ कुछ केसेस हैं जिसमें ये पनिशेबल है। जैसे कि कलेक्टिंग आर्म्स कर रहे हैं अगर आप, है ना, इसलिए कि विद इंटेंशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ने के लिए अगर आप आर्म्स एंड एम्यूनेशन इकट्ठा कर रहे हैं तो उस सिचुएशन पे आपको सजा प्रिपरेशन की मिलेगी। दूसरा कि मेकिंग और पोजेसिंग इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल्स फॉर फॉर्जिंग और काउंटरफिटिंग गवर्नमेंट कॉइन्स, है ना, गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट और बैंक नोट्स। मतलब कि आप मशीन वगैरह जो है वो पेपर वगैरह ये सब इकट्ठा कर रहे हैं क्या बनाने के लिए? इंडियन करेंसी बनाने के लिए। बैंक नोट्स, गवर्नमेंट स्टैम्प, काउंटरफिटिंग कॉइन्स, है ना, इन सबको अगर आप इकट्ठा कर रहे हैं, आपने एक वेयर हाउस लिया और वहां पे इन सारी मशीनों को लाया रखा वगैरह, तो आपने अभी छापना स्टार्ट नहीं किया है, बट आपने इन सब सारी चीजों को लाके इकट्ठा कर लिया कि हम जो है कल की डेट से छापेंगे, और आज जो है आपके दुकान में ही छापामारी हो गई, गवर्नमेंट ये पुलिस ने रेड कर दी और सारी चीजें पकड़ ली, तो उस सिचुएशन पे भी आपको पनिशमेंट मिलेगी। और तीसरा कि डकैती के लिए, अगर डकैती करने के लिए अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो भी आपको यहाँ पे पनिशमेंट मिलती है। मैप वगैरह लेकर आ गए, है ना, आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी, तो मैप वगैरह नक्शा वगैरह सब लेकर आ गए, गन वगैरह लेकर आ गए, गाड़ी वगैरह लेकर आ गए, बस कल ही जाके बैंक में डकैती करनी थी, अब बस और रात में पुलिस ने पकड़ लिया आपको, तो आपको प्रिपरेशन फॉर कमिटिंग डकैती। सर आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो क्या है, हाँ जनरली जो है क्या है, प्रिपरेशन जो है वो नॉट पनिशेबल है, बट आपकी क्या होती है कि कुछ कुछ स्टेजेस में कुछ कुछ टाइप ऑफ क्राइम में आपकी पनिश हो जाती है। नेक्स्ट आपका अटेम्प्ट। अटेम्प्ट में ध्यान रखिएगा कि अटेम्प्ट जो है आपका पनिशेबल है। अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया, सामने वाले को गोली लगी नहीं लगी, सामने वाले पे आपने डंडा मारा, उसको डंडा लगा नहीं लगा, उसका सर फूटा या नहीं फूटा, सजा आपको मिलेगी। ठीक है, तो एक थिन लाइन ऑफ डिस्टेंस है बिटवीन प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है दोनों में कि प्रिपरेशन एक ऐसी स्टेज है जहां पे से इंसान जो है वो रिटर्न बैक हो सकता है, मतलब क्राइम को करने से अपने आप को रोक सकता है। बट अटेम्प्ट एक ऐसी स्टेज है जहां से आप वापस नहीं आ सकते, या तो एक सेकेंड। ठीक है, चलिए। तो कहने का मतलब है कि प्रिपरेशन में क्या होता है, प्रिपरेशन में जो है आप एक ऐसी स्टेज होती है जहां से आप
वापस आ सकते हैं। बट अटेम्प्ट एक ऐसी स्टेज होती है जहां से आप वापस नहीं आ सकते हैं। एक सेकंड ना, वेट करिएगा जरा। जी हाँ, एक सेकंड। सो क्या कह रहा था मैं कि भाई प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में क्या है, प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में आपका ये है कि एक ही बस डिफरेंस है कि प्रिपरेशन एक ऐसी स्टेज होती है जहां से आप वापस आ सकते हैं, क्राइम को करने से रोक सकते हैं अपने आप। बट अटेम्प्ट में ऐसा नहीं होता। अटेम्प्ट में या तो आप फेल होंगे या फिर आप अटेम्प्ट के बाद जो है वो क्राइम जो भी आपने दिमाग में सोच रखा तो वो कंप्लीट करें। ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर आप एग्जाम हॉल में जाके बैठ गए तो या तो क्या होगा, आप एग्जाम हॉल में जाके फेल हो जाएंगे, या फिर एग्जाम देने के बाद जो है वो आप जो भी जिस चीज के लिए एग्जाम दे रहे हो उसमें पास होंगे, है ना। लेकिन प्रिपरेशन कहाँ तक आएगी आपकी, जब तक आप एग्जाम हॉल में इंटर नहीं करते हैं। तो अगर आप इंटर नहीं हुए एग्जाम हॉल में तो उससे बैक हो सकते हैं, आप एग्जाम देने छोड़ सकते हैं। तो जब तक क्या है वो प्रिपरेशन स्टेज है। ठीक है ना। तो कुछ कुछ जो है अब ये सवाल आता है कि भाई क्या सारे ऑफेंस की अटेम्प्ट की पनिशमेंट है, तो आंसर इज यस। बीएनएस में जितने भी ऑफेंस हैं सबकी पनिशमेंट आपको है, लेकिन सबकी क्या पनिशमेंट बीएनएस में स्पेसिफाई है, तो आंसर इज नो। कुछ कुछ ऑफेंसेस हैं जिसकी स्पेसिफिक तरीके से पनिशमेंट दी गई कि इसके अटेम्प्ट की पनिशमेंट क्या होगी। ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट नहीं दे रखी कि उसके अटेम्प्ट की पनिशमेंट क्या होगी, तो वो कहाँ डील होगा, सेक्शन 62 में। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जितने भी ऑफेंसेस हैं सबके अटेम्प्ट की पनिशमेंट आपको मिलेगी। ठीक है। कुछ की स्पेसिफिकली सेक्शन में दी रखी है, अलग अलग सेक्शन में बीएनएस के, और जिनकी बीएनएस में सेक्शन में नहीं दे रखी है अलग किसी भी अदर सेक्शन में, उनकी जो पनिशमेंट है वो आपको एज पर सेक्शन 62 मिलेगी। ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, अटेम्प्ट टू वेज वॉर है, उसके अटेम्प्ट की पनिशमेंट है। अटेम्प्ट टू सेड्यूस सोल्जर सेलर और एयरमैन है फॉर फ्रॉम हिज ड्यूटी, उसकी पनिशमेंट है। अटेम्प्ट टू मर्डर की पनिशमेंट है। अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट है। अटेम्प्ट टू थ्रो एसिड की पनिशमेंट है। और अटेम्प्ट टू रॉन्गफुली कन्फाइन ए पर्सन फॉर सर्टेन पर्पस है यहाँ पे कुछ, उसकी भी पनिशमेंट आपकी है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इन सबके अटेम्प्ट की पनिशमेंट है, तो जो पनिशमेंट इन सेक्शन में दे रखी है, मतलब 147 में, 159 में, 109 में, 110 में, है ना, 135 जो भी है, इनमें दे रखी है वही पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। लेकिन कुछ और भी तो ऑफेंसेस हैं, जैसे कि थेफ्ट है ना, रॉबरी है, इनकी अटेम्प्ट करता है तो क्या पनिशमेंट होगी, तो कहता है सेक्शन 62 कि भाई इनकी पनिशमेंट वही होगी जो उस पनिशमेंट की आधी है, मतलब उस ऑफेंस को करने की आधी, मतलब कि अगर उस ऑफेंस को करने की पनिशमेंट अगर 10 साल है तो उसकी आधी पनिशमेंट इसके अटेम्प्ट की होगी। ठीक है। तो इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि अगर कोई ऑफेंस है उसके अटेम्प्ट की पनिशमेंट स्पेसिफिकली नहीं दे रखी है तो एज पर सेक्शन 62 उसकी जो पनिशमेंट होगी वो उसकी आधी होगी। ठीक है। जस्ट सही। ठीक है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑफेंस, तो भाई वही है कि आपने पहले इंटेंशन बनाया, फिर उसका प्रिपरेशन किया, अटेम्प्ट किया, एंड देन लास्ट एग्जीक्यूशन।
कि अगर जो गोल आपका था, किसी का मर्डर करना था, थेफ्ट करना था, एक्सटॉर्शन करना था, आपने वो सारी चीजें कर ली, तो क्राइम पूरी तरीके से कमिट हो गया, सजा पूरी मिलेगी। लेकिन अगर वो फेल हो गए आप उसको करने में, तो उस सिचुएशन पे आपको उसके अटेम्प्ट की सजा मिलेगी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेज है आपका लास्ट की एग्जीक्यूशन ऑफ क्राइम। ठीक है, सेक्शन 1 जो है थोड़ा सा आज हम लोग और देख लें, यहां तक रहने दें, बताइए। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल है यहाँ तक? तो पहले बताइए आप लोग। सेक्शन 1 जो है थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। सेक्शन 1 देख लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल सी चीज है, इसको ध्यान रखिएगा कि भाई सेक्शन 1 कहता है कि आपका शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, सेक्शन 1 है ना। तो इसमें जो पहला क्लाउज है इसका ये बात करता है कि भाई इसका नाम क्या होगा, तो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 है ना। और ये इन्फोर्स इंडिया में कब होगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए इसको नोटिफाई करेगी, है ना। और इसमें एक बात और भी लिखी थी बहुत अच्छे तरीके से, इसको ध्यान देखिए, डिफरेंट डेट में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ दिस संहिता। तो ये वाली लाइन कहाँ लगती है? ये वाली लाइन लगती है हमारे सेक्शन 106 के क्लाउज 2 पे। ये सारे सेक्शंस को हमने अभी एप्लीकेबल कर दिया है, बट 106 को हम बाद में भी कर सकते हैं, और वो उसके लिए पावर हमें कहाँ से मिलती है? उसके लिए पावर हमें मिलती है सेक्शन 1 के क्लाउज 2 से। ठीक है, कब हमने इसको इन्फोर्स किया है? तो 1 जुलाई 2024। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, कि भाई एक सिंपल सी बात कहता है कि हर पर्सन, एवरी पर्सन shall be liable to punish under this Sahita and not otherwise for every act or omission contrary to the provision of thereof of which he shall be guilty within India। क्या बात करता है? कोई भी इंसान हो, एवरी पर्सन की बात करें, चाहे वो फॉरेनर हो, इंडियन हो, कुछ भी हो, अगर इंडिया के अंदर क्राइम करता है तो उसको सजा मिलेगी। सिंपल सी बात है। तो इंडिया की टेरिटरी क्या है? जो हमने बाउंड्री बना रखी है इंडिया की, ये पूरी, ये ऐसे करके पूरी है, इसके साथ हमारा 12 नॉटिकल माइल जो समुद्र का एरिया है वो भी इंडिया की टेरिटरी। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कोई इंडियन क्राइम करे, चाहे वो बाहर का फॉरेनर क्राइम करे, सबको सजा मिलेगी। ठीक है, किस नेशन का है, क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, है ना, ये इसका थोड़ा सा लीडिंग केस है, इसको देख लीजिएगा। इसमें फिर एक चीज है कि आपके कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये कुछ लोग हैं जिनको सजा नहीं मिलती। कौन कौन है? हेड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट, एम्बेसडर, डिप्लोमेट्स, यूएन रिप्रेजेंटेटिव, फॉरेन आर्मी, हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये लोग क्या हैं? इनको क्राइम करने पर इनको बीएनएस के अंदर में इनके मतलब इनके खिलाफ जो है वो चार्जेस नहीं चलेंगे। ठीक है, ये लोग इम्यून होते हैं, इनके ये एक्सेप्शन हैं बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ द बीएनएस के मतलब इंडिया से बाहर। अब यहाँ पे ना दो वर्ड यूज किए गए हैं, एक वर्ड यूज किए गए हैं बियॉन्ड इंडिया, और दूसरा वर्ड यूज किया गया है विदाउट इंडिया। क्या मतलब होता है इसका, बियॉन्ड इंडिया और विदाउट इंडिया का? बताइए, किसी को मालूम? क्या वो सब सो गए क्या? मैंने पढ़ाया है शायद पहले कभी। सर सर बियॉन्ड का मतलब तो वही है जो भी आपने बताया है, तो जो हम्म इंडिया का पार्ट है, जैसे बताइए भाई, आइलैंड्स और बियॉन्ड इंडिया एंड विदाउट समुद्र। इंडिया। देखिए, हेलो। बियॉन्ड इंडिया का बेसिकली मतलब होता है आपका कि इंडिया से बाहर, है ना, जहाँ पे दूसरी किसी कंट्री का भी कंट्रोल हो। ठीक है, एंड विदाउट इंडिया का मतलब होता है कि ये भी इंडिया से बाहर, बट वहां पे किसी का भी कोई कंट्रोल ना हो। ठीक है, तो ये दोनों जगह काउंट की जाती है, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी सर ऐसा फिर से ऑफेंस है थोड़ा रिपीट जो करना। कि ऐसे पर्सन ने किया है जिसके ऊपर इंडियन लॉ एप्लीकेबल होता है, क्या कह रहा है इसको पहले रीड करते हैं। ये कहता है कैन पर्सन लायबल बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड
एनी पर्सन लाइबल बाय लॉ, एनी पर्सन लाइबल बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया, मतलब कि इस पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है जिसके जो इंडियन लॉ से गवर्न होता है, ठीक है। टू बी ट्राइड फॉर द ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर किसी और कंट्री में जाके उसने कोई क्राइम कर दिया, shall be dealt with accordance with the provision of this Sanhita for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India, मतलब कि वो इंसान जिसके ऊपर इंडियन लॉ एप्लीकेबल होता है वो अगर इंडिया से बाहर जाके कोई क्राइम को कर देता है तो उसको इसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा कि उसने वो क्राइम इंडिया के अंदर किया है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, इसी को सप्लीमेंट करता है सेक्शन 1 क्लाउज 4 को सप्लीमेंट करता है सेक्शन 1 क्लाउज 5। ये कहता है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया गया है इंडियन सिटीजन के द्वारा, कहाँ पे, विदाउट इंडिया एंड बियॉन्ड इंडिया, मतलब कि इंडिया के बाहर किसी दूसरी कंट्री की टेरिटरी में या इंडिया के बाहर कोई ऐसी टेरिटरी में जो नो मैंस लैंड है बेसिकली, जिसपे किसी भी कंट्री का कंट्रोल नहीं, जैसे कि इंटरनेशनल वाटर हो गया, तो उसके ऊपर भी हमारा बीएनएस लगेगा। दूसरा, या मतलब कहने का है कि उस आदमी को बीएनएस के अंदर में उसको सजा मिलेगी। दूसरा, कोई भी ऐसा पर्सन अगर कोई क्राइम करता है जो किसी शिप पे करता है या एयरक्राफ्ट पे जो रजिस्टर्ड इन इंडिया है, तो उसके ऊपर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, हमारा बीएनएस, चाहे वो इंडिया का सिटीजन हो, चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। अगर कोई ऐसी शिप पे या एयरक्राफ्ट पे कर रहा है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है तो इसका मतलब है कि उसको सजा बीएनएस के अकॉर्डिंग मिलेगी। तीसरा, कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि क्या कर रहा है, विदाउट इंडिया एंड बियॉन्ड इंडिया क्राइम कर रहा है बट टारगेट कर रहा है कंप्यूटर रिसोर्सेज जो कि लोकेटेड इन इंडिया है, ठीक है, मतलब बाहर से कोई आपके मोबाइल को हैक कर लेता है, आपके कंप्यूटर को हैक कर लेता है, तो उस सिचुएशन पे क्या होगा, उस पर्सन को सजा एज पर दी इंडियन लॉ, मतलब कि बीएनएस के हिसाब से मिलेगी, ठीक है। तो ये कहता है कि भाई इस सेक्शन में जो ऑफेंस है उसका मतलब होता है एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता, मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस जो बाहर किया गया है वो इंडिया में किया जाता है तो क्राइम होता है। कहने का मतलब ये है कि भाई बाहर वो क्राइम हो ना हो इससे हमें कोई मतलब नहीं पड़ता, वो इंडिया में क्राइम होना चाहिए, बीएनएस में उसकी कोई सजा होनी चाहिए, किसी स्पेशल लॉ में उसकी सजा होनी चाहिए, कोई लोकल लॉ में उसकी सजा होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी क्राइम जो कि दूसरी कंट्री में क्राइम नहीं है बट इंडियन सिटीजन जाके वहां पे वो क्राइम को कर देते हैं तो क्या उनकी लायबिलिटी होगी, आंसर इज यस, वो लायबल होंगे इंडियन लॉ में, ठीक है। वो ये नहीं कह सकते कि भाई जिस कंट्री में जाके करके आए वहां तो ये सजा है ही नहीं, भाई वहां सजा है नहीं है, हमको उससे कोई मतलब नहीं, हम ये मानेंगे कि आपने वो क्राइम इंडिया में किया है और आपको इंडिया में सजा मिलेगी। जैसे कि इलस्ट्रेशन है यहाँ पे कि ये हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया committed a murder in any place without and beyond India, he can be tried and convicted for the murder in any place in India which he may be where he may be found। अब ये भी एक सवाल आता है कि भाई इसने क्राइम बाहर किया, अब क्रिमिनल लॉ में क्या होता है कि जहां पे क्राइम होता है वही प्लेस ऑफ ऑफेंस होगा और वहीं पर उसका ट्रायल चलेगा। अगर किसी ने मुंबई में क्राइम किया तो उसको सजा भी मुंबई में मिलेगी, अब किसी ने बाहर क्राइम किया तो उसको इंडिया में कहाँ सजा मिलेगी, उसका ट्रायल कहाँ चलेगा, किसी को पता है, बताइए भाई। किसी ने बाहर क्राइम किया तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि उसका केस कहाँ चलेगा, ये कह रहा है इन प्लेस इन इंडिया विच ही मे बी फाउंड, कहने का मतलब है कि जहां पे उसको पाया जाएगा उसका ट्रायल फिर वहीं चलेगा। अगर वो मुंबई से इंडिया में इंटर कर रहा है, दिल्ली से इंडिया में इंटर कर रहा है, वो जो है क्या बोलते हैं बंगाल की तरफ से होकर इंडिया में इंटर करता है, तो जहां पे उसको पकड़ेंगे ट्रायल उसका वहीं चलेगा, माना जाए कि उसने क्राइम वो वहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद रखिएगा, जितेंद्र पांचाल वर्सेस नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। इस केस में बेसिकली कहा गया था कि अगर कोई एक्यूज्ड है, उसने फॉरेन कंट्री में ट्रायल उसका चल चुका है किसी ऑफेंस में, ठीक है, लेकिन वो ऑफेंस जिसमें सजा उसको वहां मिली वहां पे वो एक डिफरेंस ऑफेंस था, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफेंस है, उसकी सजा जो है वो डिफरेंट है, उसका ट्रायल जो है अलग तरीके से वहां चलता है। इंडिया में वो एक डिफरेंट ऑफेंस है और उसका ट्रायल इंडिया में डिफरेंट तरीके से चलता है, ठीक है। तो उसको इंडिया में फिर से ट्रायल चलाया जाएगा, मतलब कि मान लीजिए किसी का हमने, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, किसी का हमने पॉकेट मारा, अब पॉकेट मारना एक डिफरेंट ऑफेंस है अमेरिका में, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, ठीक है, और इंडिया में वो थेफ्ट है, तो इंडिया में उसका सॉरी अमेरिका में उसका ट्रायल चला, सजा मिल गई, सब कुछ हो गया,
तब भी जब वो इंडिया में आएगा तो उसको थेफ्ट के लिए लायबल किया जाएगा, वो वहां पर डबल जियोपार्डी उसके ऊपर नहीं लगेगी। समझ में आ रही बात? कि अगर कोई एक्ट उसने किया है, कोई ऑफेंस उसने किया है फॉरेन कंट्री में, दूसरी कंट्री में, लेकिन वहां पे वो एक सेपरेट ऑफेंस है, एक डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ ऑफेंस है, जो कि इंडिया में वो अलग तरीके से जाना जाता है, अलग ऑफेंस है इंडिया में, वो उसकी सजा अलग है, चीजें अलग है। तो उस सिचुएशन पर अगर वो वहां सजा काट के भी आता है तब भी इंडिया में उसका ट्रायल चलेगा, और उसका जो दूसरा ट्रायल इंडिया में जो चल रहा है उसके लिए उसको डबल जियोपार्डी में नहीं माना जाएगा, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद ये एक सेविंग क्लाउज है, सेक्शन 1 क्लाउज 6। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें ध्यान रखना है कि भाई कोई भी, अगर हमने ये जो संहिता हमने जो बनाई है, ये किसी भी तरीके कोई ऐसे ऑफेंस को जो कि सोल्जर, सेलर, एयरमैन जो डिजर्ट कर देते हैं, मतलब भाग जाते हैं आर्मी वगैरह को छोड़ के, उनके सजा देने के लिए कोई अगर हमने कोई लॉ बना रखा है तो उसको अफेक्ट नहीं करेगा। कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में हमने बता रखा है उसको अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि स्पेशल लॉ, लोकल लॉ और ये जो आर्मी के जो लॉ हैं, इनका एक अलग तरीके से केस चलता है। इनको हमने बनाए इसलिए क्योंकि हम इसको जल्दी थोड़ा सा इसका ट्रायल चला पाए, उस टाइप के क्राइम को कम कर पाए। अगर वहां पे भी हम एक जनरल लॉ को एप्लीकेबल कर देंगे तो फिर इस लॉ को, इस लोकल लॉ को, स्पेशल लॉ को या मार्शल लॉ जो है हमारे, उनको बनाने का पर्पस ही अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है क्या करेंगे, हम वहां पे कह दिए हैं कि यहाँ पे बीएनएस का कोई लेना देना नहीं है, कोई किसी तरीके से वो अफेक्ट इनको नहीं करेगा। ठीक है ना, यहाँ तक जो है हम लोग आगे रखते हैं। नेक्स्ट जो है क्लास में हम लोग फिर सेक्शन 2 जो डेफिनेशन क्लास है उसको देखेंगे, सेक्शन 3 जो है फिर वो आपका जो कॉमन इंटेंशन वगैरह वाला पार्ट है उसको देखेंगे, और बाकी फिर सेक्शंस को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ तक बताइए किसी को कोई दिक्कत, कुछ नहीं समझ में आया तो बताइए फटाफट।